तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी द यूपी फाइल्स के बारे में, जिसमें योगी आदित्यनाथ की कहानी को दिखाया गया है। सीएम बनने के बाद उन्होंने किस किस प्रॉब्लम को फेस किया और किन किन चीजों पर कठोर डिसीजन लिया, ये सब कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की समस्या को दिखाया गया है और ये समय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले का है, यानी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल का। हालांकि इस मूवी में किसी व्यक्तिगत इंसान का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये मूवी किस बारे में है। तो मूवी में उत्तर प्रदेश की समस्याओं में सबसे पहले लूटपाट, मारपीट, रेप और दंगों को दिखाया गया है, जिससे पूरी यूपी में अराजकता का माहौल होता है। इस राज्य ने देश को सबसे ज्यादा महापुरुष और प्रधानमंत्री दिए हैं, मगर इसके बावजूद इस राज्य का विकास नहीं हो पाया। आगे दिखाया जाता है कि कृषि प्रधान देश में सबसे आगे रहने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है, मगर इसके बावजूद भुखमरी से मरने वालों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इसके अलावा बहुत सारी समस्या को दिखाया गया है और फिर मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से 2017 में इलेक्शन दी जाती है, जिसके बाद शपथ समारोह में योगी जी शपथ लेते हैं। जिसके बाद मीडिया उनसे पूछती है कि आपका आगे का क्या प्लान है। तब योगी जी बताते हैं कि सबसे पहले इस राज्य से माफिया और गुंडाराज को खत्म करेंगे। इसके बाद योगी जी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं और फिर मूवी का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योगी जी भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाया करते थे। वे जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो बहुत से गरीब लोग उन्हें भिक्षा नहीं दे पाते। जब योगी जी इस बारे में पूछते हैं तो वे बताते हैं कि हम खुद कई दिन से भूखे हैं, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है और हमारे बच्चे हमें छोड़कर बाहर चले गए हैं। ये सुनकर योगी जी कहते हैं कि एक दिन आएगा जब आप सभी लोगों के कनस्तर अनाज से भरे होंगे। इसके बाद योगी जी भिक्षा मांगते हुए दूसरे घर जाते हैं, जहाँ वे एक महिला को देखते हैं जिसका खाना बनाते वक्त हाथ जल गया था, और तब योगी जी कहते हैं कि खाना बनाते वक्त रोशनी कर लिया करो। तब योगी जी को पता लगता है कि उस गांव में बिजली ही नहीं है और फिर एक आदमी मिलता है जिसकी पत्नी बीमारी से मर जाती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ना ही डॉक्टर थे और ना ही दवाइयाँ। इन सभी की परेशानियों को देखकर योगी जी अपने गुरु के पास जाते हैं, जहाँ वे बताते हैं कि अगर तुम्हें नाले को साफ करना है तो तुम्हें नाले में उतरना पड़ेगा। इसी तरह अगर तुम समाज की बुराई को खत्म करना चाहते हो, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हें राजनीति में कदम रखना पड़ेगा। इसके बाद योगी जी सांसद का चुनाव लड़ते हैं और वे वहाँ की सीट जीत जाते हैं। इसके बाद योगी जी अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं, जहाँ उनके गुरु उन्हें बताते हैं कि आज से तुम्हारे दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे, जहाँ पर तुम अकेले पड़ जाओगे। इसलिए हिम्मत रखना और जो तुम सोचकर आए हो उस लक्ष्य को याद रखना। और फिर गुरु जी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इसके बाद कुछ गुंडे नेताओं को दिखाया जाता है जो गंगापुर में दंगा करवाते हैं, जहाँ बेरहमी से लोगों को मारा जाता है, औरतों का बलात्कार किया जाता है और घरों को जला दिया जाता है। और फिर जब यह खबर योगी जी को पता लगती है तो योगी जी वाकई डीजीपी के पास जाते हैं और एक सांसद होने की हैसियत से उन्हें दंगा रुकवाने के लिए कहते हैं, मगर वह डीजीपी खुद माफिया लोगों से मिला हुआ था। और फिर वह योगी जी से कहता है कि हो जाएगा, दंगा रुकवाने में समय लगता है, पुलिस अपना काम कर रही है। और तभी डीजीपी के पास माफिया लोगों का कॉल आता है। इसके बाद योगी समझ जाते हैं कि ये डीजीपी एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। जिसके बाद दोनों के बीच तगड़ी बहस होती है और वह डीजीपी योगी जी को जेल में डालने की धमकी देता है। तब योगी जी जाते वक्त कहते हैं कि समय बदलेगा और सत्ता भी बदलेगी, तब मैं दिखाऊंगा कि एक सन्यासी क्या कर सकता है। तब एक अनीस नाम के गुंडे को दिखाया जाता है जो अपने लोगों से कहता है कि सभी जवान लोंडों को मौत के घाट उतार दो और कोई भी लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। तब अनीस को पता लगता है कि योगी जी का काफिला उनकी ओर बढ़ रहा है और अगर उन्होंने दंगा नहीं रोका तो योगी जी का काफिला उनके क्षेत्र में घुस जाएगा। तब मजबूरन अनीस को दंगा रुकवाना पड़ता है और फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ योगी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेकर सरकारी सचिव से मिलते हैं। इसके बाद हमें एक मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ राज्य के सभी सरकारी विभाग के सीनियर अधिकारी बैठे होते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। और वहीं पर हम डीजीपी को भी देखते हैं, जिनका डर के मारे पसीने छूट रहे थे। इसके बाद योगी जी सिटीजन चार्टर बिल को लागू करते हैं, जहाँ पर सभी अधिकारियों को अपने समय पर ड्यूटी आने के लिए कहा जाता है और इसके अलावा आम लोगों की समस्याओं को उठाया जाता है। इसके बाद योगी जी डीजीपी को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और उन्हें नौकरी से टर्मिनेट कर देते हैं। जिसके बाद योगी जी कहते हैं कि हमने कहा था ना कि समय बदलेगा और सत्ता भी बदलेगी। इसके बाद हमें राज्य का सबसे बड़ा माफिया अब्दुल को दिखाया जाता है, जिसके जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक से एक बड़े गुंडे आते हैं, जहां शादाब और खुर्शीद को दिखाया जाता है, जिन पर 150 से ज्यादा मर्डर, पैसा वसूली और अपहरण के कई केस दर्ज थे, मगर डीजीपी की वजह से हर बार छूट जाया करते थे। इसके बाद अनीस आता है जो गंगापुर का गुंडा विधायक होता है। इसके बाद भोजपुरी स्टाइल में जश्न होता है और डीजीपी भी वहाँ आ जाता है। वह अब्दुल्ला से कहता है कि मुझे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है और आज के बाद योगी जी की नजर
प्रेशर आप लोगों पर भी होगी। जिसके बाद चारों गैंगस्टर सोच में पड़ जाते हैं और फिर भी योगी जी से दोस्ती करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वे सभी योगी जी के पास जाते हैं राजनीति में सहयोग देने के लिए, मगर योगी जी कहते हैं कि हम अवसरवादी लोगों से हाथ नहीं मिलाते और हम जानते हैं कि तुम लोग ये दंगा करवाते हो, इसलिए नियम और कानून सभी के लिए बराबर है और तुम्हारे बुरे कर्मों का फल हम तुम्हें जरूर देंगे। इतने कहकर योगी जी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब्दुल्ला हाई कमांड को कॉल करता है, जहाँ पर वह मंत्री कहता है कि सही वक्त का इंतजार करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और फिर अगले दिन योगी जी किसानों का कर्ज माफ करने के लिए अधिकारी लोगों को बुलाते हैं, मगर वे कहते हैं कि पूर्व सरकार ने राज्य को उसमें कोई फंड नहीं छोड़ा है, इसलिए हम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। तब योगी जी कहते हैं कि किसान बॉन्ड को लॉन्च कीजिए, फंड अपने आप आ जाएगा। और फिर इसके बाद सचिव जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वे कहते हैं कि राज्य में सिर्फ आम लोग ही टैक्स पे करते हैं, पिछले 40 सालों से किसी मंत्री या विधायक ने टैक्स नहीं भरा है। जिसके बाद योगी जी अधिकारियों से कहते हैं कि जिन पॉलिटिशियन ने टैक्स नहीं भरा है उनके घर नोटिस भिजवाइए और जितने भी भूतपूर्व विधायक हैं उनकी पेंशन को रोक दी जाए। और फिर इसके बाद 2 ब्यूरोक्रेट योगी जी के पास आते हैं और उन्हें एक स्कीम के बारे में बताते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री सरकार ने लॉन्च की थी, जिसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स को 1 महीने के लिए विदेशी टूर पर जाना पड़ता है और वहाँ के विकास कार्य से सीखकर अपने राज्य में लागू करना होता है, जिसमें 21 करोड़ का बजट शामिल होता है। लेकिन योगी जी को ये स्कीम बकवास लगती है और वे इस बजट को 21 करोड़ से 21,000 का कर देते हैं, क्योंकि अपने राज्य में ही आम लोगों की इतनी परेशानियां हैं जिन्हें हल करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद योगी जी उन्हें गांव-गांव जाकर सर्वे करने के लिए कहते हैं और फिर इसके बाद योगी जी सचिव से समाचार लगाने के लिए कहते हैं, जहां उन्हें इंस्पेक्टर सुजाता मेनन के बारे में पता चलता है। आज 3 साल बाद सुजाता मेनन को निर्दोष बाइज्जत बरी किया गया है। दरअसल उन्हें रिश्वत लेने के मामले में फंसाया गया था। तब योगी जी सचिव से सुजाता मेनन के बारे में पूछते हैं, जहाँ सचिव जी बताते हैं कि 3 साल पहले सुजाता मेनन ने विधायक शादाब के बेटे सलमान को राज्य के बलात्कार में गिरफ्तार किया था, लेकिन डीजीपी और उनके हवलदार नंदू ने मिलकर सुजाता मेनन को रिश्वत के मामले में फंसा दिया, क्योंकि वे पैसे नंदू ने ही ड्रॉवर में रखे थे। और तब सुजाता एंटी करप्शन टीम को कैमरा चेक करवाने के लिए कहती है, मगर नंदू कहता है कि सीसीटीवी कैमरा तो कई दिनों से खराब पड़ा है। और फिर इसके बाद एंटी करप्शन टीम उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और फिर 3 साल बाद नंदू खुश होकर अपनी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए शादाब के बेटे सलमान के पास जाता है, जहाँ सलमान उसकी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। और फिर एक दिन जब हवलदार नंदू अपनी पत्नी के साथ बाहर बैंक में जाता है, तभी सलमान उनके घर आकर उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने लगता है। दूसरी तरफ नंदू की पत्नी अपनी बैंक की पासबुक भूल जाती है और जब वह पासबुक लेने के लिए घर वापस जाती है तो वह सलमान को अपनी बेटी का अपहरण करते हुए देखती है। इससे बदला लेने के लिए हवलदार नंदू सुजाता मेनन की बेगुनाही का सच पुलिस को बता देता है, जिससे आज सुजाता मेनन को रिहाई मिल जाती है। इस घटना को सुनने के बाद योगी जी इंस्पेक्टर सुजाता मेनन को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उन्हें दोबारा पुलिस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। वे उन्हें फुल पावर देते हैं और माफिया गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सुजाता मेनन फिर से रजय के पास जाती है और सलमान के खिलाफ गवाही देने के लिए कहती है। इसे लेकर सुजाता शादाब और उनके गुंडों की कर जाती है और सलमान को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और फिर बाकी क्रिमिनल्स को भी इंस्पेक्टर जेल में डाल देती है। जिसके बाद उनका अच्छे से रिमांड लिया जाता है और इसके बाद रज्या को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ रजिया एक उस तरह से सलमान पार्ट को काट देती है। फिर इसके बाद राज्य में गुंडाराज कम हो जाता है। इसके बाद उन 2 अधिकारियों को दिखाया जाता है जो गांव का सर्वे करने के लिए भेजे गए थे, जहां वे आम लोगों की जिंदगी से रूबरू होते हैं। उन्हें पैदल ही गाँव जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ रोड सही न होने की वजह से कोई गाड़ी उन्हें नहीं मिलती और एक का तो कई दिन से पेट खराब होता है, लेकिन उसे गाँव में कहीं शौचालय नहीं मिलता। जिसके बाद मजबूरन उसे खुले में शौच करना पड़ता है। तब उन्हें समझ आता है कि गाँव की औरतें कैसे ये सब झेलती होगी। और फिर अगले सीन में योगी जी आम लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, जहाँ कुछ मुस्लिम औरतें अपनी परेशानी लेकर आती है, जहाँ वह योगी जी से कहती है कि आप हिंदू लड़कियों के साथ इंसाफ करते हो लेकिन हमारे साथ नहीं। तब वह अपनी आप बीती बताते हुए कहती है कि 2 साल पहले मैंने अपने पति से निकाह किया था, मैं उनके साथ बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने अचानक से दूसरी औरत के साथ शादी कर ली और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम धर्म में किसी भी मर्द को 4 शादियां करने का अधिकार है, लेकिन औरतों को नहीं। ये सुनकर योगी जी अगले दिन राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम समाज के एक कानून से चलेगा, जिसके अनुसार एक आदमी सिर्फ एक औरत से शादी कर सकता है। और दूसरी तरफ ये सुनकर विधायक अब्दुल्ला भड़क जाता है और वहाँ बैठे दूसरे पार्टी के लोगों से कहता है कि अगर आप में कैपेसिटी हो तो आप भी कर सकते हैं 4 शादियां। तब योगी जी खड़े होकर कहते हैं कि ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा और फिर इसी के साथ ही बिल पास हो जाता है। और इसके बाद हम उन 2 सरकारी अधिकारी को देखते हैं जो गाँव की समस्या को समझ रहे थे, जिनमें बेरोजगारी की समस्या, महिलाओं के पास ईंधन की समस्या, इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की लापरवाही,
आदि परेशानियों को समझते हुए वे गाँव का सर्वे करते हैं और फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है अनीस, शादाब और खुर्शीद की तरफ, जो अब्दुल्ला से कहते हैं कि पानी सर से ऊपर चला गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा। जिस बीच अनीस कहता है कि मैं ये राज्य छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो कभी न कभी सरकार हमारे खिलाफ सबूत पकड़ लेगी। और फिर इसके बाद इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक और हिंदू लोग सड़क पर अपना धार्मिक जुलूस निकाल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे मुसलमान भाई सड़क पर नमाज पढ़ रहे होते हैं, जिससे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और एक एम्बुलेंस जिसमें एक छोटी बच्ची सीरियस कंडीशन में थी, उस भीड़ से निकल नहीं पाती और बच्ची की माँ रास्ता छोड़ने के लिए सबसे विनती करती है, मगर तब तक उस बच्चे के प्राण निकल जाते हैं। इसके बाद योगी जी वहाँ आते हैं और इस घटना से उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद अगले दिन योगी जी एक बिल पास करते हैं, जिसमें बताया गया कि कोई भी धर्म के लोग सार्वजनिक स्थान पर जुलूस नहीं निकालेंगे और न ही वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, और इसके अलावा लाउड स्पीकर पर अजान और आरती भी नहीं करेंगे। और फिर ये सुनकर अब्दुल्ला भड़क जाता है और कहता है कि ऐसे छोटे मोटे हादसे देश में होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें नमाज पढ़ने से रोका जाए। तब योगी जी कहते हैं कि नमाज पढ़ने से किसी ने नहीं रोका, मगर आपको सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़नी है। और इसके बाद योगी जी आम लोगों की परेशानी सुनते हैं, जहाँ एक लाचार मजदूर आदमी कहता है कि एक विधायक ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पर शराब की फैक्ट्री बनाना चाहता है। और बस फिर क्या था, अगले दिन योगी जी बुलडोजर से फैक्ट्री पर चढ़ाई कर देते हैं और आम लोगों को उनकी जमीन वापस कर दी जाती है। और फिर इसके बाद अब्दुल्ला अपने गुंडे विधायकों के साथ मिलकर दंगे करवा देता है। इसके बाद सभी जगह पर कत्लेआम किया जाता है, औरतों का बलात्कार किया जाता है, लोगों को मारा जाता है और घरों को आग लगा दी जाती है। इसके बाद योगी जी डीजीपी सूर्यवंशी को सख्त ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने दंगा करवाया है उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त कर ली जाए और सीसीटीवी फुटेज निकालकर और एक एक को मारकर जेल में डाल दी जाए। और इसके अलावा क्षतिग्रस्त निजी और सार्वजनिक संपत्ति की भरपाई एक एक दंगाई करेगा। इसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ जाती है और दंगाइयों के सीसीटीवी फुटेज निकालकर गलियों व सड़कों पर लगा दिए जाते हैं और साथ ही शूट एट साइट का ऑर्डर भी मिल जाता है, जिससे सभी गैंगस्टर्स खौफ खाने लगते हैं। और फिर जब दंगाइयों का रिमांड लिया जाता है तो वे अपना जुर्म कबूल कर दंगा करवाने वाले सभी गैंगस्टर्स का नाम बता देते हैं। जिसके बाद सुजाता मेनन पुलिस फोर्स के साथ उन्हें पकड़ने जाती है। पुलिस को अपनी ओर आते देख अब्दुल्ला हाई कमांड से बात करता है, लेकिन सभी बड़े नेता हाथ ऊपर कर लेते हैं क्योंकि कोई भी योगी जी के निशाने पर नहीं आना चाहता। और फिर अनीस को भी दूसरे राज्य से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद अब्दुल्ला को भी घर से उठा लिया जाता है। और अब बारी थी अनीस और उसके भाई खुर्शीद की, जिन्हें एक पुलिस मुठभेड़ में पकड़ लिया जाता है, मगर इसी बीच बहुत से पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और सुजाता मेनन भी अनीस और खुर्शीद से फाइट करने के दौरान मारी जाती है। और फिर सुजाता मेनन गोली लगने के बाद भी उन गुंडों को मार देती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।